हे जीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियर्स, जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो था लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज में आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन नंबर 7 में हमें दो चीज़ें बनानी है। क्या क्या? एक आपका रिसीवर्स रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और दूसरा आपका लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। अब आप ये सोच रहे होंगे लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट तो हमें इलस्ट्रेशन नंबर 6 में भी बनाया था, तो हम यहाँ पर नया क्या सीखेंगे? इलस्ट्रेशन नंबर 7 में हम नया सीखेंगे रिसीवर्स रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। और एक और चीज़ नहीं सीखेंगे। आपको याद होगा जब हमने इलस्ट्रेशन नंबर 7 किया था तो जब एंड तक होते जा रहा था तो वहाँ पर हमने एक नोशनल कॉल वाली चीज़ सीखी थी। नोशनल कॉल क्या होती है बोलो? झूठ मूठ की कॉल। उससे हमें पता चलता है कि नेट अमाउंट हमें कंट्रीब्यूटर्स को कितना देना है या फिर कितना लेना है, मतलब नेट हम क्या करें, लेना है या देना है, वो सीखा था। लेकिन वो हमने सिर्फ सीखा था और क्वेश्चन किया था। आज इलस्ट्रेशन 7 करते करते हम क्या करेंगे, वही चीज़ की वो जो नोशनल कॉल थी उसकी हम प्रेजेंटेशन भी सीख जाएंगे, एकदम अच्छी वाली, कि इस तरीके से अगर प्रेजेंट करके आएंगे तो पूरे के पूरे नंबर हमारे हाथ में। ठीक है ना? तो इलस्ट्रेशन नंबर 7 से हम दो चीज़ें सीखेंगे। एक तो रिसीवर्स रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और दूसरा वो जो नोशनल कॉल थी, जो पूरा हमने किया था सब कुछ कि कितना नेट अमाउंट लेना है या देना है कंट्रीब्यूटर से, उसकी पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन। ठीक है? तो आपको क्या करना है अब आपको इसको सीखने के लिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालना है। पेन आपका ब्लैक पेन हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसी से हमें एग्ज़ाम भी देना है। तो फटाफट से निकालिए। उसके बाद इस क्वेश्चन को, इलस्ट्रेशन 7 को बहुत ही आसान बनाते हैं। तो चलिए। उम्मीद है आप सब लोगों ने अपनी अपनी कॉपी और पेन साथ में रख लिए होंगे। मॉड्यूल है तो उसे भी रख लीजिए, अन्यथा आप मेरे मॉड्यूल से तो पढ़ ही लेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फटाफट से पहले आप इलस्ट्रेशन नंबर 7 को पढ़ते हैं। उसके बाद इसकी जो दोनों रिक्वायरमेंट है, रिसीवर्स रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट अकाउंट, दोनों को प्रिपेयर करेंगे आराम आराम से, है ना? तो पहले इसको क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डर्स लिमिटेड। अरे वाह, कॉन्फिडेंस बिल्डर मतलब कॉन्फिडेंस को बिल्ड करती है, ऐसा लग रहा है क्या कंपनी का नाम है। आप ये बताओ, मेरी वीडियो से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि नहीं होता? ये भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है? फीडबैक ज़रूर देना। एज एट 30 सितंबर 2016, वाह, कॉन्फिडेंस बिल्डर्स लिमिटेड की जो बैलेंस शीट है वो दे रखी है। ये दे रखी है हमें लाइबिलिटीज़। क्या क्या है देखो, शेयर कैपिटल है, ठीक है, उस पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो फुली पेड अप है। इक्विटी शेयर कैपिटल जो 10,000 है, इक्विटी शेयर्स 10 ईच के, वो फुल्ली पेड अप है, ठीक है। 5,000 जो इक्विटी शेयर्स है वो 10 के हैं, लेकिन पेड अप कितने हैं? 7.5, यानी ये कैसे है? ये पार्टी पेड अप है, ठीक है। आगे देखें, 13% डिबेंचर्स भी हमें दे रखे हैं, ओके। मॉर्गेज लोन, ठीक है, किस पर है इनका मॉर्गेज, बाद में देखते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट 30,000, ठीक है। क्रेडिटर्स फॉर ट्रेड दे रखा है। इनकम टैक्स एरियर्स, इनकम टैक्स एरियर्स ये कहाँ जाएगा बोलो? ये गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो ये जाएगा आपका प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में, ठीक है ना। कितना है देखते हैं। ये है आपका 21 और 5 26,000, तो ये 26,000 कहाँ जाएगा बोलो? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में। आगे दे रखे हैं आपको एसेट्स के, लैंड एंड बिल्डिंग, करंट एसेट, P&L अकाउंट, डिवेंचर इशू एक्सपेंसेस नॉट रिटन ऑफ, यानी कि जो डिवेंचर्स करते टाइम जो एक्सपेंसेस थे वो अभी तक रिटर्न ऑफ नहीं हुए हैं। आगे देखें, मॉर्गेज लोन वो सिक्योर्ड अगेंस्ट लैंड एंड बिल्डिंग। मैंने बोला ही था मॉर्गेज लोन किसी ना किसी सिक्योर्ड किस पर है इसका? लैंड एंड बिल्डिंग पर, ठीक है ना। आगे देखो, डिवेंचर्स वर सिक्योर्ड बाय अ फ्लोटिंग चार्ज ऑन ऑल दी अदर एसेट्स, ठीक है। द कंपनी वाज अनेबल टू मीट द पेमेंट्स एंड देयरफॉर देखो आगे क्या लिखा है ढंग से, डिबेंचर होल्डर अपॉइंटेड अ रिसीवर, डिबेंचर होल्डर अपॉइंटेड अ रिसीवर फॉर द डिबेंचर्स
होल्डर्स ब्रॉट द लैंड एंड बिल्डिंग टू ऑक्शन एंड रियलाइज 1,50,000। अच्छा, ये लैंड एंड बिल्डिंग की बताई है इन्होंने कि उससे हमें 1,50,000 मिली है। अच्छा, इस लाइन का मतलब मैं आपको बताती हूँ, ये वाली जो मैंने बार बार बोली, देयरफॉर द डिबेंचर होल्डर्स अपॉइंटेड अ रिसीवर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब तक डिबेंचर होल्डर का पैसा नहीं हो जाता, यानी कि जब तक डिबेंचर होल्डर का पेमेंट नहीं हो जाता, तब तक कौन सारे काम देखेगा? लिक्विडेटर नहीं, तब तक कौन काम देखेगा? रिसीवर। क्योंकि किसने अपॉइंट किया? डिबेंचर होल्डर ने रिसीवर को अपॉइंट किया है। किसके लिए? कि जब तक डिबेंचर होल्डर का पैसा नहीं मिल जाता, तब तक रिसीवर तुम देखोगे कि किस तरीके से जो है पैसा आ रहा है और किस तरीके से पैसा जा रहा है। ठीक है ना? तो उसके बाद में अब फिर काम कौन करेगा? जब रिसीवर हो जाएगा, यानी कि रिसीवर कब तक रहेगा? जब तक डिबेंचर होल्डर का पेमेंट नहीं हो जाता। उसके बाद कौन आएगा पिक्चर में? बोलो। उसके बाद हमारा हीरो आएगा। कौन? लिक्विडेटर। और लिक्विडेटर क्या करेगा? जो बाकी की एसेट्स हैं उनको बेचेगा, यानी कि जब तक एसेट बेचेगा, पेमेंट करेगा, जब तक डिवेंचर होल्डर का पेमेंट नहीं हो जाता, तब तक रिसीवर करेगा सारे काम। उसके बाद जो पैसा बच जाता है या बाकी एसेट बच जाती है, तो वो सारे काम कौन देखेगा? वो सारे काम देखेगा लिक्विडेटर। तो इतना लोड मत लो अभी दिमाग पर, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा, देख लेना। अब क्या बोल रहे हैं? ही ऑल्सो टुक चार्ज ऑफ सन्ड्री एसेट्स ऑफ वैल्यू 2,40,000। तो देखो क्या क्या काम कर रहा है रिसीवर। इसने लैंड एंड बिल्डिंग से निकलवा लिए पैसे, कितने? 1,50,000। और कुछ सन्ड्री एसेट से इसने कितने निकलवा लिए? 2,40,000। ही ऑल्सो टुक चार्ज ऑफ सन्ड्री एसेट्स ऑफ वैल्यू 2,40,000 एंड रियलाइज 2,40,000 के जो एसेट्स थे उससे इसने कितने निकलवा लिए? 2,00,000 रुपए। ठीक है, जो 2,40,000 के एसेट्स थे उससे कितने निकलवा लिए? 2,00,000 रुपए। ये पैसे मिल रहे हैं, एक 1,50,000 और आपका दूसरा 2,00,000 रुपए, दो पैसे मिल गए। ठीक है, याद रखना है ऐसे। मेरा ग्रीन पेन है क्या यहाँ पर? ये रहा, तो मैं इसे याद रख लूँगी कि एक तो 1,50,000 मिले हैं और एक 2,00,000 मिले हैं, तो ये पैसा जहाँ आएगा ना वहाँ पर आ जाएगा। आगे देखो क्या लिखा है। द बैंक ओवरड्राफ्ट वॉज सिक्योर्ड बाय अ पर्सनल गारंटी ऑफ 2 ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एंड ऑन द बैंक रेजिंग अ डिमांड द डायरेक्टर्स पेड ऑफ द ड्यू फ्रॉम देयर पर्सनल रिसोर्सेज। क्या बोल रहे हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट किससे सिक्योर थी? पर्सनल गारंटी से। पर्सनल गारंटी से, तो क्या हम इसको सिक्योर बोलेंगे या नहीं? बोलो बोलो बोलो, कौन है जीनियस? कौन बताएगा कि बैंक ओवर सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है? तो देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होगा? अनसिक्योर। कब तक कोई लायबिलिटी सिक्योर नहीं मानी जाती? तब तक नहीं मानी जाती जब तक उस पर क्या हो? एसेट्स, किसी ने किसी पर उसका चार्ज हो, एसेट्स प्लेज की गई हो। बैंक ओवरड्राफ्ट को क्या सिक्योरिटी दी है कोई एसेट के तौर पर? नहीं, कोई भी नहीं दी है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या मानेंगे? बैंक ओवरड्राफ्ट को हम सिक्योर नहीं मानेंगे। जिस भी लायबिलिटी को हमने एसेट दी हो सिक्योरिटी के बल पर, तब तक उसे हम सिक्योर मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट को क्या सिक्योर मानेंगे? बोलो, नहीं मानेंगे। उन्होंने क्या बोला है? उसकी गारंटी किसने ली है? डायरेक्टर्स ने। और डायरेक्टर्स ने उसको पे भी कर दिया फ्रॉम देयर पर्सनल रिसोर्सेज, यानी कि अपने रिसोर्सेज से। अब हमारा क्या काम बनता है? बोलो। अब हमें बैंक ओवरड्राफ्ट का तो कुछ करना नहीं है, क्योंकि वो किसने दे दिया? पे कर दिया आपका डायरेक्टर्स ने। तो हमें किसे पे करना है? डायरेक्टर्स को। ठीक है, समझा? हमें किसे पे करना है, याद रखना, डायरेक्टर्स को, बैंक ओडी को नहीं। आगे देखो क्या बोल रहे हैं। कॉस्ट इनकर्ड बाय द रिसीवर वर 2,000, यानी कि जब रिसीवर रिसीट एंड पेमेंट बनाएंगे तो इतना पैसा हमारा जाएगा। और लिक्विडेटर ने कितने करे? 2,800। द रिसीवर वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी रिम्यूनरेशन। तो रिसीवर को कोई भी रिम्यूनरेशन नहीं मिलनी है, बट द लिक्विडेटर वॉज टू रिसीव 3% फी ऑन द वैल्यू ऑफ एसेट्स रियलाइज बाई हिम। यानी लिक्विडेटर ने जितनी भी एसेट रियलाइज करी है खुद के बल पर, ठीक है, खुद के बल पर, रियलाइज बाय हिम, उन एसेट्स पर लिक्विडेटर को मिलेगा 3%। समझा? आगे देखो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैड नॉट बीन पेड डिविडेंड फॉर पीरियड आफ्टर 30 सितंबर 2014। 2014 के बाद से बेचारों को कुछ भी नहीं मिला। और आज डेट कौन सी है? 30 सितंबर 2016, यानी कि 2 साल से इन्हें कुछ नहीं मिला। क्या नहीं मिला? डिविडेंड नहीं मिला होगा इन्हें। इनकी डिविडेंड परसेंटेज देखना कितनी है।
11%, इनका अमाउंट कितना है 1 लाख। कहाँ गए हम, यहाँ थे। हैड नॉट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैड नॉट बीन पेड डिविडेंड फॉर पीरियड आफ्टर 30 सितंबर 2014 तक इन्हें कोई डिविडेंड नहीं मिला उसके बाद से, यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर है आपके 1 लाख के, परसेंट ऑफ डिविडेंड है इनका 11%, और 2 साल का जो डिविडेंड है वो इन्हें नहीं मिला, तो दे देंगे कितना 22,000। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं? आगे देखो, एंड इंटरेस्ट फॉर द लास्ट हाफ ईयर, एंड इंटरेस्ट फॉर द लास्ट हाफ ईयर वॉज ड्यू टू द डिबेंचर, और डिबेंचर की भी हमने आधे साल की जो है यानी कि 6 महीने की जो है इंटरेस्ट नहीं दी है, वो भी दे देंगे, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड भी दे देंगे। आगे बोलो, रेस्ट ऑफ द एसेट्स वर रियलाइज एट 1 लाख। देखो कहाँ गया वो ग्रीन मार्क, ये रहा। वो बोल रहे थे कुछ एसेट जो है वो पहले रियलाइज हुई थी, वो कितनी हुई थी 2 लाख रुपीज़। ये किसके पास अमाउंट आया होगा, ये आया होगा आपके रिसीवर के टाइम की, क्योंकि ये सारी बातें रिसीवर के टाइम की थी। और अब बोल रहे हैं कि जो बाकी की बची हुई एसेट्स हैं, इसका मतलब क्या है, बाकी की बची हुई एसेट्स का मतलब ये है कि ये जो एसेट्स हैं किसने रियलाइज करी होंगी, ये एसेट्स रियलाइज करी होंगी लिक्विडेटर ने। प्रिपेयर द अकाउंट्स टू बी सबमिटेड बाय रिसीवर एंड लिक्विडेटर। तो हमें वही चीज़ें बनानी है, 2 चीज़ें, कौन कौन सी, रिसीवर्स रिसीडेंट पेमेंट अकाउंट, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो कॉपी और पेन ये रहा। तो पहले अपन इसमें हेडिंग डालते हैं क्या क्या है। क्वेश्चन हमने बहुत ही आराम से पढ़ा है, इसका क्या कारण है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो जल्दी होने वाला है और बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो पहले अपन लिखते हैं क्या बनाने जा रहे हैं हम, रिसीवर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीवर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, ये बनाने जा रहे हैं। जितना भी पैसा आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे और जितना भी पैसा जाएगा वो अपन यहाँ लिखेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, कैश का तो कोई मुझे दिखाई नहीं था, कैश का आपको कुछ दिखा था क्या, नहीं ना, एसेट्स थे खाली। तो पहले लिखते हैं अपन टू सन्ड्री एसेट्स रियलाइज्ड। ठीक है, 2 सन्ड्री एसेट्स रियलाइज, कितना रियलाइज था, ग्रीन मार्क होगा आपके पास 2 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपीज़। ठीक है, अच्छा ये चाहो तो आप लिख सकते हो, चाहो नहीं लिख सकते, मतलब इंस्टीट्यूट ने भी किसी में यूज़ किया है 2 और बाई, किसी में यूज़ नहीं किया है। तो आपकी मर्जी, आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी आप नहीं लिख सकते हो, क्योंकि ये एक तरीके का अकाउंट तो है नहीं जो हम रियल में बनाते हैं। ठीक है, उस तरीके का अकाउंट तो है नहीं, या आप स्टेटमेंट बोल सकते हो इसे। तो यहाँ पर 2 और बाई का कोई चक्कर नहीं है, ना ही ऐसा इंस्टीट्यूट ने कहा है, कहीं उन्होंने यूज़ किया कहीं उन्होंने यूज़ नहीं किया। तो आपकी भी मर्जी है, यूज़ करो या यूज़ मत करो। अब आगे देखते हैं। तो देखो, एक तो इन्होंने एसेट रियलाइज की थी, उससे 2 लाख रुपए मिले थे, और 1,50,000 किससे मिले थे, लैंड एंड बिल्डिंग से। लेकिन ये जो लैंड एंड बिल्डिंग है ये कौन सी है, ये वो एसेट है, एसेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड। ये किसके पास थी, मॉर्गेज लोन, लोन में मॉर्गेज थी ना इसका, कितने पे, लोन का अमाउंट देखो कितना है, ये आपका 80,000, 80,000। तो आगे लिखते हैं, बहुत ही आराम से लिखना है ये चीज़, सरप्लस हमें कितना मिला हम देखते हैं, सरप्लस रिसीव्ड फ्रॉम मॉर्गेज एसेट। तो मॉर्गेज एसेट कौन सी थी, मॉर्गेज एसेट थी आपकी लैंड एंड बिल्डिंग। उससे पैसा रियलाइज कितना हुआ था, 1,50,000। लेकिन ये 1,50,000 हम यूज़ कर सकते हैं क्या, नहीं, इस पर पहला हक किसका है, मॉर्गेज लोन का, मॉर्गेज लोन का। तो उसको पहले माइनस करेंगे, कितना है 80,000। तो 1,50,000 में से 80,000 गए तो बोलो कितना बचा, 70,000। तो सरप्लस कितना हुआ, 70,000। तो एक पैसा आ गया यहाँ से एसेट रियलाइज से, और दूसरा पैसा आ गया आपका सरप्लस, किसमें, जो एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस थी उनसे कितना आ गया, 70,000। 2 तरीके से आपके पास पैसा आ गया। अब पैसा जाएगा, क्या क्या पैसा जा रहा है, सबसे पहले तो रिसीवर्स के जितने भी एक्सपेंसेस थे, कितने देखो, कहाँ गए,
कॉस्ट इनकर्ड बाय द रिसीवर कितनी थी, 2000 आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अब एक एक करके पेमेंट करते हैं। तो सबसे पहले पेमेंट किसका होगा, आपका प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का। तो सीक्वेंस याद होगा आपको, सबसे पहले होता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का। और मैंने बताया भी था क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते कितना था, 26,000। इसमें कोई दिक्कत तो होगी नहीं आपको, हो तो मुझे कमेंट में बता देना। फिर बताओ किसका होगा, फिर होगा आपका डिबेंचर होल्डर का, जिसके लिए रिसीवर आया है। अब डिबेंचर का पैसा कितना है, तो डिबेंचर का पैसा है आपका 1,50,000। तो डिबेंचर का आपका पैसा है 1,50,000। और बोलो, एक और चीज़ थी, याद होगी आपको, इन पर हमने इंटरेस्ट भी नहीं दिया, तो इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर, इंटरेस्ट भी देनी पड़ेगी। डिबेंचर पे देखो परसेंटेज कितना है इंटरेस्ट का, 13%, यानी 1,50,000 पे 13%, पूरे साल की नहीं, हाफ ईयर की, तो 6/12 निकाल लो अपना यंत्र। 1,50,000 पे 13% इंटू 6/12 कितना आया, 9750। ये क्या है, ये है आपकी इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर। और ये क्या था आपका, ये था आपका प्रिंसिपल अमाउंट। तो ये इंटरेस्ट थी, ये प्रिंसिपल अमाउंट, दोनों को मिला के डिबेंचर होल्डर को कितना देना है हमें, 1,59,750। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, रिसीवर आया किसके लिए था, रिसीवर किसने अपॉइंट किया था, डिबेंचर होल्डर ने। किस लिए, ताकि उनका जो है पेमेंट जो है अच्छे से हो जाए। तो क्या रिसीवर का काम खत्म हो गया, बिल्कुल हो गया। रिसीवर का काम यही था कि वो डिबेंचर होल्डर को पेमेंट दिलाए, और उसने दिला दिया। अब हम देखते हैं रिसीवर के पास पैसा कितना बचा। तो चलो फटाफट से टोटल करते हैं। तो ये तो टोटल आपका 2,70,000 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये माइनस करो, तो 2,70,000 में से पहला माइनस होगा आपका रिसीवर के एक्सपेंसेस 2,000, उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 26,000, और उसके बाद आपका डिबेंचर होल्डर 159,750। ये आ गया आपका 8,2250 यानी कि 82,250। ये आपका टोटल 2,70,000। अब ये बताओ, रिसीवर का काम हो गया, अब पिक्चर में कौन आएगा, अब पिक्चर में आएगा आपका हीरो लिक्विडेटर। लिक्विडेटर जो है, अब ये जो बचा पैसा है वो भी किसके पास जाएगा, लिक्विडेटर के पास, क्योंकि आगे का काम कौन करने वाला है, लिक्विडेटर। तो इसको अपन क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। ये 2y लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने लिख दिया, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, लिखो या मत लिखो। सरप्लस ट्रांसफर्ड टू द लिक्विडेटर, किसको ट्रांसफ़र कर देंगे बोलो, लिक्विडेटर को। तो यहाँ पर एक क्रेडिट है, यहाँ से जा रहा है रिसीवर के पास से, और मिलेगा किसके पास, लिक्विडेटर के पास। तो यहाँ से जाएगा और डेबिट में आ जाएगा लिक्विडेटर के 8,2250, है ना। कहाँ से आया बोलो, ये आया आपका रिसीवर से। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, सरप्लस रिसीव्ड फ्रॉम रिसीवर, रिसीवर के पास से हमें क्या मिला है, सरप्लस। ठीक है, अच्छा इसका ऊपर नाम तो लिख दो, क्या है, क्या कर रहे हैं हम बना रहे हैं लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, यानी कि इस क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो पहला आ गया हमारा टू सरप्लस रिसीट फ्रॉम रिसीवर, ये तो वहाँ से उठ के आ गया। और आगे भी कुछ एसेट्स रियलाइज होंगी, जो बची कुची एसेट्स होंगी वो रियलाइज कौन करेगा, वो रियलाइज करेगा आपका लिक्विडेटर। और बची कुची एसेट्स हमने देखी थी, कितनी थी, रेस्ट ऑफ द एसेट रियलाइज की थी 1 लाख रुपीज़। तो 1 लाख रुपीज़ का पैसा भी मिलेगा आपका लिक्विडेटर को, ठीक है, समझा। तो ये पैसा हमें मिल गया। अब इधर आते हैं, तो सबसे पहले आएगा आपका बाई कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन,
कितनी थी देखना, कहाँ है, 2000 तो रिसीवर की थी, लिक्विडेटर की कितनी थी 2800। ये 2000 तो पहले दे दी ना, अब हम देंगे 2800, तो 2800 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब रिसीवर को तो आपको मिला नहीं, रिसीवर को मिला था क्या, नहीं मिला था रेम्यूनरेशन, लेकिन लिक्विडेटर को तो मिलेगा। लिक्विडेटर को कितना मिला है, बाय लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। उन्होंने बोला था रिसीवर को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन लिक्विडेटर को मिलेगा, जितनी भी वो एसेट रियलाइज करेगा उसका 3%। यही लिखा था ना, देखो यहाँ पर लिखा था रिसीवर वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी रेम्यूनरेशन, रिसीवर को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन बट द लिक्विडेटर को मिलेगा 3% जो उसने खुद रियलाइज करी है। और उसने खुद कितनी रियलाइज करी है, 1,00,000। तो 1,00,000 जो एसेट रियलाइज किए वो लिक्विडेटर ने करी है, तो उस पर 3% आपका आ जाएगा 3,000। ठीक है, अब बोलो क्या होगा। अब हमने किस किस को पेमेंट दे दिया है ये बताओ। तो हमने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को दे दिया और डिवेंचर होल्डर को दे दिया। उसके बाद बताओ किसको देते हैं, कौन बचा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बाय अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में कौन कौन है, ये रहा आपका क्रेडिटर्स फॉर ट्रेड, कितना 32,000। तो एक आ जाएगा आपका क्रेडिटर्स फॉर ट्रेड, कितना 32,000। और बताओ एक और, याद करो मैंने आपको बताया था बैंक ओडी तो उन्होंने दे दिया अपने पर्सनल रिसोर्सेज से, किसने, डायरेक्टर ने, लेकिन डायरेक्टर्स को तो हमें देना पड़ेगा। तो बैंक ओडी का कितना अमाउंट था देखना, 30,000। बैंक ओडी को नहीं दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, डायरेक्टर्स को। तो लिखो नेक्स्ट, बैंक ओडी पेड बाय किसने पे किया, डायरेक्टर ने। कितना अमाउंट, 30,000 जो बैंक ओडी का था, तो ये भी हमें देना पड़ेगा। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में कितना अमाउंट आएगा, 32 ट्रेड के और बैंक ओडी के 30, 32 + 30 ये आपका आ गया 62,000। ठीक है, 62,000, कितने जीरो हो गए ये। अब बताओ कौन बचा, सबको दे दिया। अब आते हैं आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का याद होगा, मैंने आपको बताया था प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड भी देना है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमें दो चीज़ें देनी है, एक तो प्रेफरेंस कैपिटल और दूसरा, एक तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और दूसरा आपका एरियर्स ऑफ डिविडेंड। तो देखते हैं पहले इनका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, यही है ना प्रेफरेंस, हाँ 1 लाख रुपये। ओके 1 लाख, और 1 लाख पे डिविडेंड की परसेंटेज कितनी है, 11%। ठीक है, और 2 साल का इनका था, ये मैंने आपको पहले भी कैलकुलेट करके दिखाया था यहाँ पर 22,000। अब दोबारा कैलकुलेट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 लाख उनको देना है प्रिंसिपल अमाउंट का और 22,000 उन्हें हमें देना है किसका, डिविडेंड का। तो बोलो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमें टोटल कितना देना है, 1,22,000। कितना देना है, 1,22,000, 1,22,000। हो गया यहाँ तक काम। देख लो कुछ रह गया हो तो फटाफट लिख लो, क्योंकि अब हम जा रहे हैं एक डरावनी जगह पर। मतलब अब हमें करनी है कॉल्स वाली बात, पर आपको अब डरावनी नहीं लगेगी क्योंकि हमने इलस्ट्रेशन नंबर 6 में कर ली है, तो अब तो सरल लगेगा। लेकिन आज हम देखेंगे उसकी प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इधर आ जाओ फटाफट से एक न्यू पेज पर। तो यहाँ पर हम बनाएंगे वर्किंग नोट, पूरी एकदम इज्जत में, एकदम सलीके से क्या करेंगे, उनको प्रेजेंट करेंगे अपना आंसर, ताकि हमें पूरे में से पूरे नंबर मिले।
क्या कैलकुलेट करते हैं हम? कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स फ्रॉम कंट्रीब्यूटर्स। ठीक है। अब सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि टोटल रिसीट कितनी हुई। टोटल रिसीट बाय लिक्विडेटर। तो देखो लिक्विडेटर को दो तरीके से पैसा मिला। एक तो मिला था सरप्लस रिसीवर पैसे और 1,00,000 रुपये एसेट रिलाइज से। तो 1,82,250 यानी कि 1,82,250 1,82,250 कैसे मिला था? एक तो सरप्लस मिला था रिसीवर से 82,250 और दूसरा मिला था 1,00,000 रुपीज़। ठीक है। तो ये पैसा आया था किसके पास? लिक्विडेटर के पास। और लिक्विडेटर के पास से पैसा गया भी था। टोटल पेमेंट बाय लिक्विडेटर कितना पैसा गया देखते हैं। ये रहा टा टा टा। तो सबका टोटल कर लेते हैं फटाफट। एक तो गया है 2,800 कॉस्ट, फिर 3,000 आपकी लिक्विडेटर का रेमुनेशन, उसके बाद 62,000 आपका क्या है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, और उसके बाद आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर का 1,22,000 यानी कि टोटल है 1,89,800। तो टोटल गया कितना? 1,89,800। तो टोटल पैसा मिला इतना, टोटल पैसा गया इतना। ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम जब हमने ये चीज़ करी थी तब हमने यहाँ पर इसमें जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं लिया था, लेकिन बाद में हमें पेमेंट ही किया था। मतलब इनका पहले टोटल करके उसके बाद पेमेंट किया था, उसके बाद जो है पूरा किया था। लेकिन आप चाहो तो यहाँ पर यही की यही इसे पेमेंट कर सकते हो। वैसे भी बहुत पैसा है अभी, तो हम कर सकते हैं आराम से। तो आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, जैसे मैंने किस में कराया था बोलो, इलस्ट्रेशन नंबर 6 में, कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमने बाद में कराया, लेकिन यहाँ पे हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इसी के साथ जो है वो निपटा दिया। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना ज़्यादा लोड लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, है ना। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पर हमने डायरेक्ट जो है वो सरप्लस ले लिया है लिक्विडेटर का 82,250। देखो अगर हम यहाँ से शुरुआत करते हैं इसकी, यहाँ से शुरुआत मतलब पहले हम रिसीवर के जितनी भी सारा पैसा मिला है यहाँ तक, उसके बाद रिसीवर ने जिसको पेमेंट किया है यहाँ तक, तो देखो बात वही होती, पहले हम इसको प्लस करते और इन सबको क्या करते हैं माइनस करते। तो ये बताओ बैलेंस आता कितना? 82,250। तो हमने यहाँ पर जो है वो डायरेक्ट जो है वो 82,250 कर दिया। थोड़ा सा जो है अपना मेहनत बचाने के लिए, या मेहनत नहीं कहूँ क्योंकि मेहनत तो हम पूरी कर रहे हैं, हमने यहाँ पर थोड़ा सा वक्त बचाने के लिए, थोड़ा समय, थोड़ा टाइम बचाने के लिए, उससे हमारा जो है क्वेश्चन भी जल्दी हो जाएगा एग्ज़ाम के लिए भी। ये आपके लिए प्रेफरेबल बहुत अच्छा है कि आप इसे ही प्रेफर करना। ज़रूरी नहीं है यहाँ पर पहले जितनी भी एसेट रिलाइज हुई है लिक्विडेटर से, पहले आप उनको सबको प्लस करो, उसके बाद जितने लिक्विडेटर ने रिसीवर ने जितना पैसा मिला है, फिर लिक्विडेटर को जितना पैसा मिला है, फिर यहाँ पर आप क्या करोगे, रिसीवर ने जितना पैसा दिया है फिर लिक्विडेटर ने जितना पैसा दिया है। इससे बढ़िया आप रिसीवर को हटा दो यहाँ से, रिसीवर से जितना पैसा मिला है और रिसीवर से जितना पेमेंट हुआ है, इन दोनों का क्या करो आप डायरेक्ट बैलेंस ले लो, यानी कि सरप्लस ले लो, है ना। और लिक्विडेटर को कितना मिला है और लिक्विडेटर ने कितना पेमेंट किया है, तो आप ऐसे कर सकते हो। ये बात जो मैंने अभी बोली ये समझ में आई कि नहीं आई? अगर नहीं आई तो मुझे बताना, ठीक है। कि हमने यहाँ पे जो है लिक्विडेटर को रिसीवर को जो है हमने हटा दिया है, इसलिए क्योंकि रिसीवर का पहले पूरा लिखेंगे कितना मिला, फिर पहले पूरा लिखेंगे कितना माइनस हुआ। इससे बढ़िया प्लस और माइनस करने से बढ़िया डायरेक्ट उनका क्या उठा लो बोलो, उनका बैलेंस यानी कि सरप्लस उठा लो। इतना समझा? तो इतना हमें लिक्विडेटर को मिला है, हमारे लिक्विडेटर हमारे हीरो को इतना मिला है और इतना उन्होंने क्या किया है, पेमेंट किया है। अब इसमें हम बताओ क्या कर देंगे, नोशनल कॉल आ गई, नोशनल कॉल, झूठ मूठ की कॉल। तो नोशनल कॉल मतलब क्या होता है, जो पार्टली पेड अप शेयर होते हैं उनसे झूठ मूठ की कॉल मंगा लो। पार्टली पेड अप शेयर कितने थे, 5,000, 7.5 रुपये तो उन्हें दे दिए, यानी कि 2.5 रुपये नहीं दिए, 2.5 इनसे मंगा लो झूठ मूठ में। तो 5,000 शेयर से
₹2.5 ईच मंगा लेते हैं तो हमारे पास कितना पैसा आ जाता है? 5000 इंटू 2.5 आ जाता है 12,500, यानी कि 12,500। तो आज आपको समझ में आ रहा है ना किस तरीके से हमें प्रेजेंट करना है? इसी तरीके से। अब हम देखते हैं क्या बचा। तो देखो, लिक्विडेटर को पैसा मिला 182,250, इन्होंने पेमेंट कर दिया 189,800, और अगर नोशनल कॉल देखें 12,500, तो हमें सरप्लस बचता है 4950। कितना? 4950। क्या है ये? सरप्लस। ठीक है ना? किस में बटेगा ये सरप्लस? सब में बटेगा। सब कौन? अब कौन बचा? अब बचे हैं आपके इक्विटी शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर्स में बटेगा ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। कितने हैं? एक तो 10,000 जिन्हें पूरा पूरा पैसा दिया है, और एक 5,000 जो पार्टली पेड अप है, उनको मान के चल रहे हैं उन्होंने अब पैसा दे दिया नोशनल कॉल के अकॉर्डिंग। तो टोटल कितने हैं? 15,000। तो 4950 वो सब में बटेगा। किसमें? 15,000 इक्विटी शेयर्स में। तो हर किसी के हिस्से में कितना आएगा? 0.33। 0.33 किसके पास आएगा? पर शेयर। हर एक शेयर पे कितना मिला? 0.33। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? सरप्लस पर शेयर। इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है। तो सरप्लस पर शेयर मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब बस थोड़ा सा काम रह गया, थोड़ा सा बस। 0.33 क्या है? हमें सबको देना है, लेकिन हमें याद करो कुछ लेना है। क्यों? क्योंकि हमने झूठ मूठ में लिया है, अभी तो हमने सच में तो लिया नहीं है। तो हमें सच में अगर लेना होता तो कितना लेना होता? तो पहले तो जो फुल्ली पेड अप शेयर है 10,000, उनको हम 0.33 दे देते हैं। तो यहाँ पर लिखो अमाउंट पेबल टू फुल्ली पेड अप शेयर्स। अमाउंट पेड टू अमाउंट पेबल टू फुल्ली पेड अप शेयर्स, यानी कि 10,000 शेयर जो है हर शेयर पे उन्हें मिलेगा 0.33। तो 10,000 शेयर्स को बोलो कितना मिलेगा? 3,300। कितना मिलेगा? 3,300। आगे लिखो अमाउंट। अब रिसीवेबल है या पेबल है मुझे अभी नहीं पता, तो अभी हम पहले कर लेते हैं। अमाउंट रिसीवेबल या पेमेंट हो सकता है। ठीक है, फ्रॉम पार्टली पेड अप शेयर्स। तो अमाउंट किसमें? पार्टली पेड अप शेयर्स। तो पार्टली पेड अप शेयर वालों को हमें लेने कितने? हमें उनसे लेने कितने? ₹2.5। कितने लेने हैं? ₹2.5। ठीक है, ₹2.5 क्या है? रिसीवेबल। इतना हमें उनसे लेना है। रिसीवेबल अभी रिसीव हो गया क्या? रिसीव्ड हो गया? नहीं, रिसीवेबल, क्योंकि ये नोशनल कॉल थी, झूठ मूठ की कॉल थी, पैसा नहीं आया था, तो इससे हम बोलेंगे रिसीवेबल, आना बाकी है। क्या हमने इनको 0.33 दे दिया? नहीं, तो 0.33 हमें इन्हें देना है, यानी कि पेएबल देना है। अब ये बताओ जीनियस, अब तो इलस्ट्रेशन नंबर 5 याद होगा, इलस्ट्रेशन नंबर 6 याद होगा। वहाँ पे हमने 2.5 क्या बोला था मैंने? 2.5 उनसे ले और फिर उन्हें 0.33 दे। 2.5 ले और 0.33 दे। तो क्या करें? इससे बढ़िया क्या करें बोलो? लें दें, दो काम हो जाएंगे। इससे बढ़िया एक काम करो, आप इनका माइनस कर लो। माइनस में आपका कितना आता है? देखो 2.5 माइनस 2.33 यानी कि 2.17। क्या करें बोलो? 2.5 मिलना है हमें, ज़्यादा मिलना है और कम देना है, यानी कि 2.177 क्या हो जाएगा? रिसीवेबल। इतना हमें उनसे पैसा लेना है। तो यहाँ पे क्या आएगा बोलो? अब तो हमें पता चल गया अमाउंट क्या होगा? रिसीवेबल। अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम पार्टली पेड अप शेयर। पार्टली पेड अप शेयर से हमें कितना अमाउंट रिसीवेबल होगा? 2.17, क्योंकि हमें उनसे लेने थे ₹2.5 और देने थे 33 पैसे। तो इससे बढ़िया हम ₹2.17 उनसे ले लेते हैं। 2.17। पार्टली पेड अप शेयर्स कितने थे? 5,000। नेट अगर रिसीवेबल अमाउंट देखें तो 2.17 हमें उनसे लेने हैं। तो टोटल पैसा हमें कितना मिलेगा? 5,000 शेयर से 2.17 हमें लेने हैं।
यानी कि 10,850 हमें क्या है लेने हैं, और देने कितने हैं 3300। 10,850 क्यों याद कर रही हूँ मैं, इसलिए याद कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये यहाँ लिखना है 3300 और 10,850। तो फुल्ली पेड अप शेयर वालों को क्या देने पड़ेंगे, कितने 3300, और इनको क्या करने पड़ेंगे 10,850 देने पड़ेंगे। वो सॉरी 10,850 लेने हैं और 3300 देने हैं, इसलिए इसको क्रेडिट साइड लिखा है, इसको डेबिट साइड। 3300 हमें क्या करने हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को देने हैं, तो बाई इक्विटी शेयर होल्डर्स। अगर आपको जानना है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स का ये 33 अमाउंट कहाँ से आया, तो आप जाइए वर्किंग नोट नंबर 1 में। ये हम किससे कह रहे हैं, ये हम कह रहे हैं एग्जामिनर से। क्या आपको पता करना है 3300 कहाँ आ गया, तो हमने एक वर्किंग नोट एकदम अच्छी खासी प्रेजेंटेशन की है, आप वहाँ जाइए, आपको एंड में पता चल जाएगा कि 3300 हमें इक्विटी शेयर होल्डर्स को देने हैं। और लेने कितने हैं, लेने हैं 10,850, हमें उनसे लेने हैं 10,850। तो हमारे पास पैसा आएगा 10,850। कैसे आया है, टू कॉल फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटर। अब हम एग्जामिनर से अगेन कह रहे हैं, अगर आपको ये भी जानना है कि 10,850 कहाँ से आया, तो आप रेफ़र कीजिए वर्किंग नोट नंबर 1 को। अब हमारा बस आखिरी काम रह गया। अरे मिस, इतना काम तो कर लिया, अब क्या करें, अब कुछ नहीं, बस अब हमें बस ये देखना है कि हमने सारी बातें सही करी है या नहीं। तो अगर इन दोनों का टोटल जो है वो सेम आ गया, मैच कर गया, तो मतलब हमने सारा काम सही किया है। तो फटाफट इसमें बिल्कुल लापरवाही नहीं, जल्दी से टोटल करते हैं। 82250 प्लस 1 लाख आपका आ जाएगा एक और प्लस करो 10,850 भी तो आएंगे पार्टली पेड ऑफ शेयर से, कितने 10,850, तो 193,100। अब भगवान साथ दे और हमारा इसका भी इतना ही आंसर आ जाए। 2,2800, 3,000, 62,000, लास्ट आपका 1,22,000 और लास्ट 3,300, इन्हें भी तो देने थे पैसे। 193,100, क्या बात है, जीनियस हो आप, तो जीनियस हो गए। आपने तो इसका मैच कर दिया, इनका टोटल मैच कर दिया, मतलब हमारा सारे के सारे काम सही है। जिसका भी कहीं कुछ रह गया है मैं लास्ट में एक बार दिखा देती हूँ। ये हमने पहले बनाया था रिसीवर्स पेमेंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ये रिसीवर तब तक रहेगा पिक्चर में जब तक डिवेंचर होल्डर का पेमेंट नहीं हो जाता। जैसे ही डिवेंचर होल्डर का पेमेंट हो गया, जितना भी सरप्लस बचा है किसको दे देगा, ये दे देगा लिक्विडेटर को। यहाँ से इसने पैसा दिया और यहाँ लिक्विडेटर के पास आ गया। ये लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, और लिक्विडेटर ने जो एसेट रिलाइज की थी वो बस कितनी करी थी, 1 लाख रुपीज़। उसके बाद लिक्विडेटर की कॉस्ट, लिक्विडेशन की कॉस्ट, लिक्विडेटर का रेम्युनेशन, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर सबको दे दिया। उसके बाद हमने देखा कि सर यहाँ तक कितना अमाउंट होता है, यानी कि लिक्विडेटर ने इतना पैसा मिला और लिक्विडेटर से इतना पैसा गया। उसके बाद हमने देखा झूठ मूठ की कॉल, यानी कि नोशनल कॉस्ट। 5,000 पार्टली पेड अप शेयर्स थे, उनसे 2.5 रुपये आना था। ये चीज़ इलस्ट्रेशन नंबर 6 में दो शेयर्स थे वो पार्टली पेड अप थे, लेकिन यहाँ पर एक ही है। 2 होंगे तो 2 लगा देंगे, 1 है तो 1 लगा देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सरप्लस बचता है आपका इतना। ये सरप्लस किस में बचेगा, किस में बटेगा, सब में बटेगा, चाहे वो पार्टली पेड अप है फुली पेड अप, क्योंकि हमने यहाँ पर उनको इस तरीके से दिखाया है कि ये इन्होंने भी पैसे दे दिए। तो टोटल किस में बटेगा, 15,000 शेयर्स में। तो हर किसी के शेयर पे हिस्सा कितना आएगा, एक शेयर पे हिस्सा आएगा आपका 0.33, यानी कि 0.33 पैसे, ठीक है। अमाउंट 33 पैसे आएगा, ठीक है। अमाउंट पेबल टू फुल्ली पेड अप शेयर्स, तो फुल्ली पेड अप शेयर्स के पास 10,000 थे, 0.33 उन्हें देने हैं, तो टोटल कितना देना है 3,300 देना है, इसलिए हमने यहाँ पर क्रेडिट में उन्हें लिख दिया 3,300। और रिसीवेबल फ्रॉम पार्टली पेड अप शेयर्स, पहले तो हमें पता नहीं था इनसे हमें रिसीव होगा एंड पेबल होगा, फिर हमने देखा कि इनसे 2.5 रुपये हमें रिसीवेबल है, 0.33 पेबल है, यानी कि नेट अमाउंट उन्हें हमें देने हैं कितने 2.17, उनको हमें देने मतलब हमको मिलेंगे
कितने मिलेंगे? 5000 पे 2.17 यानी कि 10,850। तो यहाँ 10,850 पैसा आ रहा है। यहाँ सारे पैसे कैसे हैं? जैसे आ रहे हैं। कहाँ से मिले? कंट्रीब्यूटर से। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप कहाँ चले जाओ? रेफ़र कर लो वर्किंग नोट नंबर 1 में। इसकी प्रेजेंटेशन होप सो आपको मज़ा आया हो कि हमने पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन सीख ली, जिससे कि एग्ज़ाम में हम पूरी कर लें। कल हमने देखो कैसे करा था, कल हमने ऐसे करा था। अभी तो कुछ समझ में नहीं आएगा, जब आपने वीडियो देखी होगी तब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इस तरीके से करा था। तो इस तरीके से गजर मचर मत करके आना। आज मैंने आपको प्रेजेंटेशन सिखा दी है तो इस तरीके से करके आना, ठीक है। तो इसी के साथ आपको पूरी, अगर प्रेजेंटेशन, रिसीवर्स, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, जो नई चीज़ें दोनों सीखी वो पूरी की पूरी समझ में आ गई है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक देना। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो फटाफट से जो लाइक बटन है उसको हिट कर दो, जिससे कि मेरे तक आपका प्यार पहुंच जाए, ठीक है। और क्या, बस कुछ नहीं, बस सीख लिया आपने। तो बस इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बी हैप्पी ऑलवेज।